हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे टेक्निकल गुरुकुल विद्या में। जैसा कि इसके पहले हमने आपको कोशिका के बारे में पढ़ा चुका था, उसका कुछ चीज़ें कुछ शेष बच गई थी, उस चीज़ को आज हम लोग कवर करेंगे। कोशिका का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, ये सेकंड पार्ट हम पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो कोशिका थी, कोशिका में हम लोगों ने कोशिका के प्रकार का होता है, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, सब चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो कोशिका होती है, हमारे शरीर में असंख्य कोशिका होती है, लाखों होती है, लाखों से भी ऊपर होती है। और उस कोशिका में पाई जाती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो आज हम अध्ययन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्योंकि हमें भोजन जब करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो कुछ चीज़ें उसमें वर्क होती है। अब क्या वर्क होती है उस चीज़ को देखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिला? ऑक्सीजन। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है। अब ये जरूरी तो नहीं कि हम एकदम शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग ऑक्सीजन के साथ में क्या क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 71%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इतना चीज हम लोग लेते हैं। अब जब इस चीज को हम लोग लेते हैं तो यह चीज हमारे जाता है लंग्स में। कहाँ पे? लंग्स यानी फेफड़े में। और फेफड़ा रोक लेता है। किसको किसको रोकता है? नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। शेष जो चीजें होती है ऑक्सीजन, ये हमारे बॉडी में फ्लो करती है, जाती रहती है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड पाई जाती है, तो ब्लड में क्या होती है? हीमोग्लोबिन। और वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता का हमारे शरीर में, तो ये ऑक्सीजन को लेके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ लेके जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब देखो, इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने थे, उन्होंने किया। अब यह जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों, यह माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कहाँ पे जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब ऑक्सीजन चला जाता है तो वर्क होता है। जैसे अगर हम लोग साइकिल पे बैठते हैं तो चैन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? चैन। तो जब साइकिल पे पेडल मारेंगे तो वो साइकिल की चैन चलती रहती है। उसी तरह जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन में एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलती है। उस साइकिल का क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। जब यह चक्र चलता है तो चक्र चलने के बाद कुछ निर्माण होता है। अब क्या निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। जब 38 एटीपी बन जाता है तो यह फॉर्मेशन किसका करता है? ग्लूकोज का। किसका करता है? ग्लूकोज का। अब हमारे शरीर में बन गया ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज बन गया तो ये ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि जो ऊर्जा होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। सोचो, यदि ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं गया तो क्या क्रेब्स साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी। जब क्रेब्स साइकिल नहीं चला तो क्या 38 एटीपी निर्माण होगा? नहीं होगा। जब 38 एटीपी निर्माण नहीं हुआ तो क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। ग्लूकोज नहीं बना तो ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो हम लोग क्या होगा? कोई वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग किसी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी नहीं तो वर्क हम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कि ये जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को भी तो कोई लेके जाता होगा। हमारे शरीर में ऊर्जा होती है तो क्या यह ऊर्जा एक ही जगह स्थित होती है? नहीं, यह ऊर्जा हमारे शरीर में निरंतर आती जाती रहती है। इतना बड़ा पैर है, हाथ है, पेट है, शरीर है, पूरा सारे पार्ट में क्या पाए जाएंगे? कोशिका।
और कोशिका के अंदर क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता क्या है, ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब देखो बेटा, ये जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को कोई तो लेके जा रहा होगा। हमारी कोशिकाएं में ऊर्जा होती है, जब ऊर्जा बनती है तो उस ऊर्जा को कोई लेके जाने वाला तो चाहिए ना। तो जब कोई लेके जाने वाला चाहिए तो कौन ऐसा चाहिए जो ऊर्जा को, जैसे मान लो कोई दौड़ने वाला व्यक्ति है, कोई दौड़ने वाला लड़का है, अब वो दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते उसको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए दौड़ने के लिए। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा पैर में चाहिए। कहाँ चाहिए, पैर में। अब पैर में ऊर्जा कहाँ से आएगा, शरीर का ऊर्जा, हाथ का ऊर्जा, पूरे बॉडी का ऊर्जा पैर में जाएगा। तो वो क्या करेगा, वर्कआउट करेगा, वो अपना काम करेगा, दौड़ेगा। तो उस ऊर्जा को कौन लेके जाता है, तो गाल्जी बॉडी। इसी को गाल्जी ऑपरेटस भी बोलते हैं। कौन लेके जाएगा, गाल्जी बॉडी। अब इस गाल्जी बॉडी की खोज किसने किया था, तो कैमिलो गाल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गाल्जी बॉडी की खोज किया। इसी को गाल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। गाल्जी ऑपरेटस यानी गाल्जी बॉडी। ये क्या करता है बेटा, ये ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन, यही गाल्जी बॉडी होता है जो ऊर्जा का परिवहन करता है। यदि सोचो यह नहीं होगा, गाल्जी बॉडी हमारे कोशिका के अंदर नहीं पाई जाएगी, तो क्या ऊर्जा जाएगा, नहीं जाएगा। और जब ऊर्जा में नहीं जाएगा तो क्या हम लोग वर्क कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऊर्जा कौन पहुंचाता है, तो गाल्जी बॉडी पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, गाल्जी बॉडी। इतना बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे की बात देखिए क्या है कि जो गाल्जी बॉडी होता है, गाल्जी बॉडी के बाद क्या पाया जाता है, वैक्यूल होती है। क्या पाई जाती है, वैक्यूल। इसी वैक्यूल को हिंदी में हम बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं, रसधानी। रसधानी में जल संग्रह होता है। जैसे सोचो कि कोई व्यक्ति है और वह 1 कुंटल का है। कितने का है, 1 कुंटल, यानी 100 केजी का, 100 केजी का कोई व्यक्ति है। वह व्यक्ति पानी पिया तो क्या पूरा पानी उसके पेट में रहता है, नहीं, पूरा पानी पेट में नहीं रहता है। उसका कुछ परसेंट पानी तो पेट में रहता है, बाकी ब्लड के फॉर्म में रहेगा, मतलब खून के फॉर्म में बदल जाएगा। और भी हमारे बॉडी में होते, तो रसधानी जो होती है वैक्यूल, उसमें चला जाता है। अगर 1% की कमी होती है शरीर में, 1% की कमी होती है शरीर में, तो क्या होता है कि प्यास लगती है। 2% की कमी होती है तो और भी तेज प्यास लगती है, और 10% की कमी होती है तो व्यक्ति मर जाता है। व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है। इसलिए पानी पीते रहिए और स्वस्थ रहिए। पानी की कमी शरीर में है तो बहुत परेशानियां होती है, और पानी की कमी हमारे शरीर में, अगर भोजन की कमी, पानी की कमी है, तो ना तो विटामिन मिलेंगे, ना तो प्रोटीन्स मिलेंगे, ना तो और भी चीजें मिलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो क्या आपको हमारी इतनी बात समझ में आई, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात हमारी समझ में आई। आइए एक बार इसको हम जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये है कोशिका, आज के टॉपिक हमारी सेल है, कोशिका है। और कोशिका में हम पढ़ेंगे क्या, इसके अंदर, कोशिका के अंदर पढ़ेंगे। अब इस कोशिका में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। और इस चीज को मैं ऐसे बताऊंगा कि आप फोटो देखेंगे और आपके दिमाग में सीधे जाएगा। आप फोटो देखेंगे, फोटो देखे माइटोकॉन्ड्रिया, धीरे धीरे कुछ याद आने लगेगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, खोज अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसमें क्या चलता है, तो इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। लेता क्या है, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ले लिया तो क्रेब्स साइकिल चला, और जब क्रेब्स साइकिल चला तो उसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, 38 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। जब 38 एटीपी बन गया तो ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज बन गया तो ऊर्जा बन गया। समझ में आ गया। अब देखिए कि नेक्स्ट क्या है कि ये ऊर्जा रोटी बनाने में या वर्क करने में, हाथ से ज्यादा वर्क करेंगे तो हाथ में एनर्जी चाहिए। तो अब पैर का ऊर्जा, शरीर का ऊर्जा सब आएगा हमारे हाथ में। तो कौन ऐसा है जो हाथ में ऊर्जा ला रहा है, तो गाल्जी बॉडी है। कौन है, गाल्जी बॉडी है। यह गाल्जी बॉडी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
स्थानांतरण करता है, मतलब पहुंचाता है। तो देखो गाल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन, गाल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन, ये ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाता है। ऐसा तो नहीं कि अब खाना खाते हैं तो नींद आने लगती है। अब नींद क्यों आती है खाना खाने के बाद? कि हम खाना खा लेते हैं तो खाना हमारे पेट में है, और पेट में है तो हमको खाना पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो देखते होंगे कोई कोई कि खाना खा के बैठे बैठे इसे सो जाता होगा। अब सोने के बाद कोई कोई बैठे बैठे ऑफिस में सो जाएगा ऐसे। तो क्या होता है कि पूरा एनर्जी, ब्रेन का एनर्जी, पैर का एनर्जी, हाथ का एनर्जी पेट के भोजन को पचाने में लग जाती है, और जब भोजन को पचाने में लगती है तो नींद आने लगती है। तो उस ऊर्जा को लेके गया कौन? गाल्जी बॉडी, यानी ऊर्जा का परिवहन किया। इसके बाद देखिए, जो हम लोग पानी पीते हैं, 70% पानी पीते हैं, 4 लीटर 8 लीटर पानी जो पीते हैं हम लोग, उस पानी को कुछ तो इतने है कि पानी ही नहीं पीते हैं। खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद सोचेंगे कोई पानी देगा तो पियेंगे, नहीं देगा तो नहीं पियेंगे, उसी तरह बिना खाए सो जाएगा, कुत्ता मुंह चाट के चला जाएगा। होता है कि नहीं कभी कभी ऐसा? ठीक है। फिर देखिए यही चीज क्या है कि रसदानी, जल संग्रह, जो हमारे वैक्यूल, जैसे ठंड आती है तो बहुत ज्यादा पेशाब लगती है, बहुत ज्यादा पेशाब करने के लिए निकलते हैं। इसके बाद गर्मी होती है तो बहुत स्वीट निकलती है, बहुत पसीनाएं निकलते हैं शरीर से, बहुत पसीना निकलती। तो जितना पसीना निकल रहा है उतना तेज प्यास लगती है। क्या ठंड में प्यास लगती है? नहीं ना। और जब गर्मी आती है तो प्यास खूब लगती है, एकदम जी तरास जाता है पूरा पानी वगैरह। ठीक है। तो वही चीज है कि रसधानी जो होती है वो जल को संग्रह, जल को इकट्ठा की रहती है, वैक्यूल जल को इकट्ठा किए रहते हैं। और ये रसधानी मनुष्य में छोटी होती है और प्लांट में बड़ी होती है। मनुष्य में छोटी होती है और प्लांट्स में, मतलब पेड़ पौधे पादपों में बहुत बड़ी होती है, तो उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लेके चलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। यहां तक हम लोगों ने वैक्यूल तक पढ़ चुका। अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शार्ट भाषा में ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ER। इसको हम क्या बोलेंगे? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शार्ट में। अब देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कब प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा बेटा, वो किसका निर्माण करता है? तो फैट का निर्माण करता है, फैट यानी वसा। और ये वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण? वसा का। फैट को हिंदी में वसा बोलते हैं। अब बात होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज का निर्माण करता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, यही प्रोटीन का निर्माण करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में देखिए, ये आपको खुरदुरा पार्ट जो दिख रहा है, खुरदुरा पार्ट, इस खुरदुरा पार्ट में प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, खुरदरे वाले भाग में प्रोटीन का निर्माण। अब प्रोटीन का निर्माण किस लिए होता है? तो बेटा इसमें पाई जाती है राइबोसोम की मात्रा, और राइबोसोम की मात्रा पाए जाने से ये खुरदुरा नजर आने लगता है, चिपचिपा नजर आने लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको चिकना भाग दिख रहा होगा, एकदम व्हाइट, पूरा दूध जैसे दिख रहा होगा। अब इस दूध वाले पार्ट में, एकदम चिकने वाले पार्ट में किसका निर्माण होता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, और इसमें बनता है वसा। क्या बनता है? वसा, यानी फैट। इसमें फैट का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात जो हम बताए, इतना समझ में आई? आई होप आप समझ गए होंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो बढ़िया से पढ़ो, एकदम मजा आएगा। और मनोज, ठीक है ना? ठीक है सर जी। तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
वसा का निर्माण और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि नहीं कॉन्सेप्ट अच्छा। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। अब इस राइबोसोम में देखेंगे तो ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला भाग 70S और दूसरा भाग 80S। अब 70S को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। अरे बोलो, क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और दूसरे भाग को यूकैरियोटिक। पहला भाग प्रोकैरियोटिक। अब इसमें बात क्या होती है कि इसको मापा जाता है। किससे मापा जाएगा? तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से मापा जाएगा। सर यस का मतलब? यस, ये जो है सेडिमेंटेशन, यस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें देखिए हम मापेंगे कैसे। तो ये हम लिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, बीकर। अब इस बीकर में हम लोग डालेंगे तो जोवन पहले गिर गया वो भारी, जोवन बाद में गिरेगा वो हल्का होगा। तो जो पहले गिरा तो बड़ा होगा तो पहले, और हल्का है तो धीरे धीरे गिरेगा। तो जब पहले गिरेगा तो 80S भारी है ना, और जो हल्का है वो धीरे धीरे गिरेगा तो 70S। तो जो हल्का वाला है उसको हम बोलेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है। बेटा जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है इसको हम दूसरे कॉन्सेप्ट में बताएंगे। अगर इसको लेके चलेंगे तो आपका चैप्टर बहुत ही बड़ा चला जाएगा। तो इसको हम किसी अगले दिन वीडियो बनाकर डाल देंगे, वहां पे आप चेक कर लीजिएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, तो ये जो हल्का वाला पार्ट है ये प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक जिसको हम खुली आंखों से ना देख सके, जैसे आंख से हमें कोई चीज ना दिखाई दे, छोटे छोटे वे जीव होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? तो प्रोकैरियोटिक कहलाता है। और जिसको हम देख सकते हैं, मैं, बैल, भैंस, कुत्ता, बकरी, गधा, मुर्गी, मुर्गा कुछ भी देखे तो उसको क्या बोलेंगे कि यह यूकैरियोटिक है। इतना चीज आपको समझ में आया? आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला हम पढ़ाएंगे लाइसोसोम।